for what value of k, for what value of k will the following pair of equation have unique solution? Will the following pair of equation have unique solution? ठीक है, इक्वेशन लिखूं 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। लिखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन we must have a1 by a2 not equal to b1 by b2। इस बात को नीचे लिखना अलग से, इस तरह से a1 by a2 not equal to b1 by b2। this implies 4 by 2 not equal to k by 2। this implies 4 by 2 into 2 not equal to k, 2 से 2 कट गया, k not equal to 4। यहां तक पहुंचे सब लोग? अच्छा सर बोर्ड की तरफ देखो, हमको k का वैल्यू चाहिए था, k क्या नहीं लेगा वो चाहिए था, हमको वैल्यू चाहिए था, लेकिन इसमें क्या मिला आपको? k नॉट इक्वल टू 4। यूनिक सोल्यूशन कंडीशन तो यही है कि a1 by a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। ये करके आपको अल्टीमेटली क्या मिला? k नॉट इक्वल टू 4। देखो इसका मीनिंग क्या है वो समझने का थोड़ा कोशिश करो। इसका मीनिंग है कि k जो है 4 को छोड़ के और सारा वैल्यू ले सकते। क्या ये बात समझ में आया? जब कभी भी यूनिक सोल्यूशन के लिए सॉल्व करोगे आपको हमेशा इसी टाइप का कंडीशन मिलेगा, क्योंकि इक्वल का तो कोई कंडीशन है ही नहीं। बात आ रहा है समझ? और जो भी यहाँ पे मिलेगा आपको कि k नॉट इक्वल टू 4, तो हमारा स्टेटमेंट ऐसा होगा कि k कैन टेक एनी रियल वैल्यू अदर देन 4। सपोज करो यहाँ आता k नॉट इक्वल टू 7, तो आप क्या बोलते? k कैन टेक एनी रियल वैल्यू अदर देन 7। अगर सपोज करो वहां 9 आता तो क्या बोलते? एनी अदर वैल्यू अदर देन 9। बात आया समझ? लिखो इसमें k कैन टेक एनी रियल वैल्यू अदर देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following equation have infinitely many solution? Will the following equation have infinitely many solution? इक्वेशन लिखो kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। हो गया सबका? आप लोग पेन छोड़ो एक बार, ये थोड़ा अलग सा है, इसको देखो बोर्ड पे अच्छे से। पहले ये बताओ कि क्या पूछा है इसके अंदर में आप लोग को? यूनिक, इनफाइनाइट कि नो? अरे विद्यार्थियों ध्यान दो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज की, अच्छे से ध्यान दो। फिर से पूछ रहे हैं यूनिक, इनफाइनाइट कि नो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का कंडीशन क्या था? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। यहां देखो झमेला है, अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए, सीधा मैं वैल्यू लिखता हूं, k by 12 इज इक्वल टू 3 by k इज इक्वल टू माइनस ऑफ k माइनस 3 by माइनस k। ये होना चाहिए। सही बोल रहे हैं? ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसको दोबारा क्या लिख सकते हैं बताओ? k by 12 इज इक्वल टू 3 by k इज इक्वल टू k माइनस 3 by k। ये समझ में आया आप लोग? थोड़ा आया कि पूरा आया? अब ध्यान दो बात पे, इस सिचुएशन में टोटल 3 अलग अलग रेशियो है। यहां से हम 2 अलग अलग कंडीशन बनाते हैं, एक इनका जोड़ा और एक इनका जोड़ा। क्या ये बात समझ में आ रहा? इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में दोनों केस में जो कॉमन सोल्यूशन हमको मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा।
क्या ये बात समझ में आया? इनफाइनाइट के लिए आपके पास हमेशा मिलेगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आपको हर हमेशा सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग सिचुएशन मिलेगा, दोनों सिचुएशन सॉल्व कीजिए, दोनों सिचुएशन के बीच में जो कॉमन आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर। क्या ये सिंपल सा बात याद रख पाओगे आप? अब ध्यान से सोल्यूशन देखो। अब मैं बोलूंगा कि फॉर k/12 इज इक्वल टू 3/k, इसके लिए मिलेगा हमको, देखो k/12 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करके k² इक्वल टू 36, k इक्वल टू कितना आएगा +-6, भूल मत करो, कितना आएगा बताओ +-6। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? और फिर दूसरा क्या होगा, फॉर बोलो 3/k इज इक्वल टू k-3/k, इसके लिए देखो क्या होगा 3/k इज इक्वल टू k-3/k, दिस इंप्लाइज 3k इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ k-3, 3k इज इक्वल टू k² - 3k, दिस इंप्लाइज 6k इज इक्वल टू k²। ठीक है यहां तक? अरे ठीक है यहां तक? इसको उधर, अच्छा क्या करें, k काट लेंगे, यहां से काटे कि नहीं काटे? काट भी सकते हैं, चलो काट। k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब ध्यान से सुनो, यहां से कितना आंसर मिला 2, और यहां से क्या मिला 1/6, दोनों में कॉमन क्या है +6, तो आपका आंसर क्या होगा +6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग इक्वेशन have no solution? For what value of k will the following equation have no solution? इक्वेशन लिखूं kx + 3y इज इक्वल टू 1, और दूसरा लिखूं 12x + ky इज इक्वल टू 2। पहला kx + 3y इक्वल टू 1 और दूसरा 12x + ky इक्वल टू 2। अब बोर्ड में देखो, यहाँ पे नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ देखो नो सोल्यूशन के लिए होगा क्या, यहाँ बीच में लिख देता हूँ, फॉर नो सोल्यूशन, ध्यान देना, k/12 इज इक्वल टू 3/k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1/2, ऐसा होना चाहिए। यहाँ से वापस आपको दो सिचुएशन बनाना है, पहले दो से और दूसरे दो। पहले दो से देखो क्या मिलेगा आपको, k/12 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करके k² इक्वल टू 36, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू +-6। और यहां से देखो क्या मिलेगा आपको, 3/k इज नॉट इक्वल टू हाफ, दिस इंप्लाइज k नॉट इक्वल टू 6। अब हमको एक ऐसा आंसर चाहिए जो दोनों को खुश रखे। फर्स्ट वाले में हमको मिला k इक्वल टू +-6 हो सकता है, मतलब फर्स्ट वाला सजेस्ट कर रहा है कि या तो मेरा आंसर 6 हो सकता है या फिर मेरा आंसर -6 हो सकता है, और सेकंड सिचुएशन क्लियरली बोल रहा है कि भैया देखो 6 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा मेरा -6 होगा। क्या ये बात समझ में आया? चलो कॉपी करूं, देखो फॉर नो सोल्यूशन ये कंडीशन लिखो, k/12 इक्वल टू 3/k इज नॉट इक्वल टू हाफ। नीचे लिखो फॉर फर्स्ट टू रेशियोज, अंडरलाइन करो इसको, पहले ये बात लिख लो, इसके नीचे लिखो फॉर फर्स्ट टू रेशियोज, फिर ये वाला बात लिखो k/12 इज इक्वल टू 3/k, फर्दर सॉल्व करो, k² इक्वल टू 36, k इक्वल टू +-6, k इक्वल टू +-6। फिर नीचे लिखो फॉर सेकेंड एंड थर्ड रेशियो, उसमें ये वाला बात लिखो 3/k नॉट इक्वल टू हाफ, दिस एम्प्लाइज k नॉट इक्वल टू 6, k नॉट इक्वल टू 6। फिर नीचे लिखो हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k will be -6 will be -6। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट नए पेज पे एक हेडिंग लगाओ, ग्राफिकल सॉल्यूशन।
देखो सॉल्व, हाँ सॉल्व x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x plus 2y minus 12 equal to 0 graphically. Solve this system graphically and also answer the following question and also answer the following questions. Number one, हाँ, and also answer the following questions. Number one, find the coordinates of the vertices. Find the coordinates of the vertices of the triangle. Find the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines, with x axis, full stop. Number 2 लिखो क्वेश्चन, calculate the area of the triangle, calculate the area, हाँ इसी के अंदर में, calculate the area of the triangle formed by the lines with x axis. Area of the triangle formed by the lines with x axis. और थर्ड क्वेश्चन लिखो, shade the triangular region. Shade the triangular region. ठीक है, आप सब लोग ना कॉपी बंद कर लो पूरे, इस पूरे क्वेश्चन को पूरे बोर्ड पे अच्छे से करेंगे आप लोग, बस देखो कॉपी बंद करें सब लोग, बंद हो गया। मुझे एक बात बताओ, लाइंस को प्लॉट करना आप लोग को आता है कि नहीं आता? बकवास बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनेंगे, आता है कि नहीं आता? थोड़ा आता है कि पूरा आता? कैसे करते थे लाइंस को प्लॉट? डब्बा मेथड। कौन सा मेथड? डब्बा मेथड। देखो डब्बा मेथड क्या होता है, और एक बार दोहरा देता हूं आप लोग के लिए, प्लीज ध्यान से बोर्ड पर देखो। हम लोग के पास जैसे दो इक्वेशन होगा ना, दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग से एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद में जब पॉइंट्स हम लोग को मिल जाएगा, सारे पॉइंट्स की मदद से एक ही ग्राफ पे दो लाइन प्लॉट करेंगे। ऐसे जनरली हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ पेपर पे एक ही लाइन प्लॉट होता है, बट इस सिचुएशन में एक ही ग्राफ पेपर पे हम लोग दोनों लाइन प्लॉट करेंगे। बोर्ड पे ध्यान से देखो, सबसे पहले ऐसा मेंशन कर देंगे जैसे फॉर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके लिए एनालिसिस कर। अब हमारे पास में यहाँ इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। हर सिचुएशन में y को फ्री करो, x को कॉम्प्लिकेट करो, ठीक है। ये जब आपको मिल जाए, इसके बाद में एक डब्बा बना लीजिए, ये आपके लिए डब्बा है। वैसे तो क्या है कि 2 पॉइंट से काम हो जाता है, बट किसी किसी के स्कूल में बुलाओ कि नहीं मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, ठीक, बट 2 से भी हो जाता है, कोई खास बात नहीं। लेकिन चलो स्कूल वाला भी इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट ढूंढेंगे हम लोग, ठीक। अब ये रहा x, ये रहा y। x अपने मर्जी से कुछ भी ले लो, बस y निकल जाएगा। लेते समय एक छोटे से बात का ख्याल रखना कि y कभी भी फ्रैक्शन में मत लेना, मतलब ऐसा x लेना जिससे y किस में आया, आपके इंटीजर में, ताकि प्लॉटिंग आपके लिए आसान हो। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, कुछ भी ले लो, ये काम चल जाएगा। x की जगह पे एक तो क्या ले लो, 0 ले लो, y की जगह पे कितना आएगा 1, फिर एक 1 ले लो, कितना आ जाएगा, और फिर एक 3 ले लो, कितना आएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? ठीक है। इसी प्रकार का एनालिसिस दूसरे लाइन के लिए, फॉर px प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, क्या होगा बताओ, px प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू कितना, 12 माइनस 3x, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू हाफ ऑफ 12 माइनस 3x। ये सबको समझ में आया? अरे आया, जोर से बोलते रहा करो। ये x और ये वाला y,
इमेजिन कीजिए कि x का क्या क्या वैल्यू लेने पे फायदा है। 0 लेके फायदा है कि नहीं? अरे है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 6, और 6 इंटीजर है कि फ्रैक्शन है? इंटीजर, इसीलिए फायदा है। तो 0 लेंगे हम लोग, 0 लेंगे और ये कितना आ जाएगा? 6। समझ में आया? x की जगह पे 1 रख के सोचो, 1 लेने पे फायदा है क्या? फायदा है? श्योर हो? क्यों नहीं है फायदा? देखो, अगर x के जगह पे 2 लेंगे या 1 लेंगे तो 12 माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1, 12 माइनस 3 कितना होगा? 9, और 9/2 कोई इंटीजर तो होगा नहीं, तो प्लॉटिंग इसका दिक्कत वाला होगा, इसलिए मत लो उसको। फिर 2 के बारे में सोचो, 2 अच्छा है? अरे 2 अच्छा है, बिल्कुल 2 अच्छा है। 2 के साथ में कितना आएगा? 3, 3 खुद अच्छा है? नहीं, 12 माइनस 9 होगा 3 डालने पे। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? 3 से फायदा होगा हमको? नहीं होगा। 4 से भयंकर फायदा होगा। 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। जितना 0 है उतना हम लोग को अच्छा लगता है, वी लव जीरोस। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बोलो मार्क्स में अच्छा नहीं लगता, कॉपी में तो जितना है उतना बढ़िया है। ठीक, खैर छोड़, ये समझ में आया आप लोग को? अब एक काम करो, बिंदुओं को कुछ नाम दे दो, ABCDEF। अब इनको प्लॉट करने का तरीका था कि बिंदु मिलाओ, चित्र बनाओ। देखो ध्यान से सुनो, हंस हंस के दिमाग विचलित मत करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज बोर्ड पे ध्यान से देखो। 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7। कौन है 6 + 1? ध्यान से सुनो। अब ए बिंदु जो है वो क्या है बताओ? अरे चीखो, 1, मतलब x पे अपने को चाहिए 0 और y पे अपने को चाहिए 1, ये वाला पॉइंट होगा, ये हमारा a हो गया। उसके अंदर b क्या है बताओ? 1, 2, यानी कि x में 1 y में 2 यहां कहीं पे होगा। बोलो हाँ सर। नहीं, पर नाम थोड़ा बाद में लिखेंगे। और c क्या है बताओ? 3, 4। तो 1 2 3 यहां से ऊपर के तरफ, 1 2 3 4 इस तरफ, ये वाला आपका बिंदु होगा। बोलो हाँ सर। अब इनको सीधी रेखा से जोड़ देंगे। आप लोग स्केल यूज कर रहे हैं, मैं हाथ यूज कर रहा हूं। बात आया समझ? ये आपका लाइन नंबर 1 है, और इस पे देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट। पल्ले पड़ा? अरे पल्ले पड़ा। सेकेंड लाइन के लिए पॉइंट्स बताओ। 0,6। अब 0,6 देखो कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 6, यही है 0,6। बोलो हाँ सर। x में 0, y में 6। फिर दूसरा पॉइंट बोलो, 2,3। दूसरा पॉइंट, अरे बोलो। देखो तो 1 2 और इसमें 3 ऊपर, ये वाला पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? और आखिरी पॉइंट, तो 1 2 3 4, बस 4,1। ध्यान से देखो, इसके हिसाब से अब ये हमारा एक दूसरा लाइन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और DEF कहां पे है? ये D है, ये E है, और ये F है। ध्यान से घूरने पे 2-4 बहुत बढ़िया बढ़िया बात पता लगता है। पहला बात कि हमारा सोल्यूशन E पॉइंट ही है। बोलो हाँ सर। क्योंकि सोल्यूशन का मतलब क्या था? कॉमन पॉइंट। जब दोनों लाइन हम प्लॉट कर लिए तो ग्राफ में हमको एक ही कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? E। तो E ही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ये पहला बात। अब दूसरा बात सुनो, क्या होता है कि जब कभी भी अपन 2 लाइन इस तरीके से प्लॉट करते हैं ना, तो 2 लाइन अलोंग विथ x एक्सिस या अलोंग विथ y एक्सिस हमेशा एक ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है? हमेशा एक ट्राइंगल बनता है। यहाँ ध्यान से देखो, यदि मैं x एक्सिस वाला ट्राइंगल देखूं तो ये ट्राइंगल दिखेगा क्या? सब लोग प्लीज ध्यान से देखना। अरे दिख रहा है? ये है x एक्सिस वाला ट्राइंगल। और सिमिलरली अगर आप थोड़ा और ध्यान लगाओ तो y में भी ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, ये हमेशा बनेगा। और सवाल में क्या है कि इसी से रिलेटेड कुछ कुछ पूछा हुआ रहता है। एक तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि वर्टेक्स बता दो, दूसरा कॉमन क्वेश्चन है कि उस ट्राइंगल का एरिया बता दो, ठीक, और तीसरा कॉमन क्वेश्चन है कि ट्राइंगल को शेड कर दो। तो शेड तो आप लोग कर ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर में। 3 बात पूछ सकता है वो। पहला क्या? वर्टेक्स, दूसरा एरिया, और तीसरा शेड। शेड तो कर लेंगे, एरिया खोजना और वर्टेक्स खोजना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से ग्राफ देख के मालूम पड़ जाता है।
अगर मान लो कि एक्स एक्सिस वाले ट्राइंगल का आपसे पूछा जाए कि वर्टाइसेस बताइए, थोड़ा ध्यान से घूरो और मुझे बताने की कोशिश करो। ये मैं बता दूं कि ये वाला पॉइंट था, नहीं, -1,0। अरे x, y बोलेंगे तो x में कितना है -1 और y में कितना है, चीखो 0। दूसरा वर्टेक्स बताओ, ई वाला पॉइंट, ई घूर लो 2,3, तो दूसरा वर्टेक्स हुआ 2,3। और तीसरा वर्टेक्स बताओ, इतना हल्का, 4,0। बेहतरीन। यदि मैं y एक्सिस के संग पूछ लूं तो देखो, बहको मत, ध्यान से ये सुनो, ये था x एक्सिस वाला, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं y एक्सिस वाला, पूछा नहीं है बट फिर भी चर्चा कर लेते हैं, क्या तो जाएगा, बोलो। हाँ, पहला वर्टेक्स होगा 0,6, दूसरा वर्टेक्स 0,1, मतलब ये ए से ही पास हो रहा है। एक्चुअली वो ज्यादा डार्क करने के चक्कर में गड़बड़ हो गया, नहीं तो ये वर्टेक्स क्या होगा हम लोग के, ए ही होगा। ये देखो कितना है यहाँ पे 0,1, ये हो जाएगा 0,1। और तीसरा वर्टेक्स क्या होगा, ई ही है उसका भी, तो 2,3। देखो समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है, पक्का 100%। अब सुनो, इस ट्राइंगल का एरिया सोचो, हाफ, सुनना बात ध्यान से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। फिर दोहराते हैं, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सोचो कि ये बेस है यहां से यहां तक, और जो आपका अपर वर्टेक्स होगा उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, उससे क्या ड्रॉप कीजिए, परपेंडिकुलर। बेस का साइज देखो क्या होगा, सोचो सोचो, 5। सबको क्लियर है, समझाओ कैसे। देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से उस तरफ ये 4,0 पॉइंट है, तो ये कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट। और 1 यूनिट इस तरफ भी है, ये नेगेटिव में है लेकिन डिस्टेंस हमेशा किस में पकड़ते हैं, पॉजिटिव में, तो ये भी पॉजिटिव में ही पकड़ाएगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया आप लोग, तो बेस हो गया आपका 5। और हाइट सोच के बताओ तो कितना होगा। हाइट में एक बात बताओ, ई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यूज करोगे कि वाई कोऑर्डिनेट, जोर से बोलो, कितना बुद्धि सबके पास, वेरी गुड, शार्प हैं आप लोग। 15/2 कितना आया, 7.5 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह तो होगा नहीं, तो सिंपली क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। देखा देखी वाई का भी बता दो, सुनो पहले ये बताओ कि ये कितना होगा, 5। अरे 6 तो नीचे से है ना, और एक यहां से चला भी गया, तो ये जो रिक्वायर्ड हमारा बेस बनने के लिए तैयार हुआ, इसका होगा 6 - 1। देखो ऊपर तक पूरा कंप्लीट 6 है, और यहां तक ये कंप्लीट कितना है, 1। बात आ रहा समझ। तो जो रिक्वायर्ड आपका बेस वाला पार्ट है वो कितना होगा, 6 - 1 = 5। क्या ये बात समझ में आया। और दूसरा हमको बनाना है परपेंडिकुलर, तो देखो परपेंडिकुलर ये होगा, इस बार इस पॉइंट का क्या देखोगे, x, और वो कितना होगा, 2। तो भैया आंसर कहाँ होगा, हाफ इंटू 5 इंटू 2, 2 से 2 गया कितना है, 5 स्क्वायर यूनिट। अच्छा शेड करने बोले तो क्या करोगे, शेड करोगे, वेरी गुड। ग्राफिकल सॉल्यूशन में इससे ज्यादा पढ़ाने का और कुछ नहीं है, यही बस एक क्वेश्चन करा दिया काफी है। इसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट आएगा लाके पूछना। कंसेप्ट सारा समझ में आया, थोड़ा आया कि पूरा आया, चलिए कॉपी करना स्टार्ट कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, रोमन नंबर 1 था ना, रोमन 1 का आंसर ये है। इसमें एक स्टेटमेंट भी दे देना, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, और रोमन नंबर 2 में द रिक्वायर्ड एरिया इज, द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू